हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पार्ट 2। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सर पे हैं और आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई या स्टेट लेवल असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जाम्स में। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ईएससी में 2014 में पूछा गया था और इसी क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट 2017 में एसएससी जेई में पूछे गए हैं। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्व एग्जामिनेशन में पूछा गया था और कुछ समय बाद ये आपका एसएससी जेई में आ गया था। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम डिटेल में करने रहेंगे, उसके बाद एसएससी या स्टेट लेवल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम फटाफट करते चले जाएंगे। इस सीरीज में मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और जैसे ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम बाकी एग्जाम्स के क्वेश्चन फटाफट करते चले जाएंगे। तो अब हम आते हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हम एक एक करके सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सीमेंट का सामर्थ्य परीक्षण सीमेंट व रेत के मिश्रण से बने घनों पर किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, जिसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। अगर आप सीमेंट की बात कर रहे हो तो जो मिश्रण बनेगा सीमेंट का, सैंड का और वाटर पानी का बनेगा। अगर वो कंक्रीट के संपीड़न सामर्थ्य की बात कर रहा होता तो सीमेंट होता, सैंड और एग्रीगेट जो होता है मतलब मिलावा, जो छोटी छोटी बजरी होती है। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आपको सीमेंट के ऊपर जो टेस्ट किए जाते हैं वो पता है कि नहीं पता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। सबसे पहला, इसमें जो क्यूब बनाए जाते हैं वो 70.6 mm साइज के बनाए जाते हैं। जो भी आप क्यूब बनाओगे उनका साइज इतना रखा जाएगा। अगर कंक्रीट का टेस्ट होता, साइज होता है 150 mm, ये आपको पता भी होगा। अब बात ये आती है कि इसका साइज कम क्यों रखा जाता है। इसका साइज कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सीमेंट होता है उसमें संकुचन या श्रिंकेज की दिक्कत होती है। अगर आप बड़े साइज का क्यूब बना देते हो तो उसमें श्रिंकेज क्रैक पड़ जाएंगे, इस वजह से आप उस पर टेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है, इसमें टोटल 9 क्यूब बनाए जाते हैं, जिसमें से जो 3 क्यूब हैं उनका आप 3 दिन की स्ट्रेंथ निकालोगे, अगले 3 का 7 दिन का स्ट्रेंथ निकाला जाएगा और उससे अगले 3 का 28 दिन की स्ट्रेंथ निकाली जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्या मतलब है इसका। ये वाइब्रेशन रेट है। वाइब्रेशन रेट का क्या मतलब हुआ, जब आप इन क्यूब्स को तैयार करते हो सीमेंट, सैंड और पानी मिला के, तो जिन सांचों में या मोल्ड्स में रखकर इसको तैयार किया जाता है उस मोल्ड को इतना वाइब्रेशन दिया जाता है। ये क्या लिखा हुआ है, 12,000 ± 400 RPM। RPM मीन्स राउंड पर मिनट। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो आपका फ़ोन है, मोबाइल है, वो जो वाइब्रेट करता है वो लगभग 12,000 RPM पर वाइब्रेट करता है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रख सकते हो। अब हम आते हैं इस लोड रेट का क्या मतलब है। इस लोड रेट का ये मतलब है 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। मतलब हर मिनट पे आप उसमें जो लोड है वो कितना बढ़ाते जा रहे हो, 35 न्यूटन पर mm²। अब देखिए इसका थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्यूब है, सीमेंट का क्यूब, इस पर आपको कंप्रेशन टेस्ट करना है। तो आप इस पर जो लोड लगाओगे इस तरीके से कंप्रेशन लगाया जाएगा। स्टार्टिंग में लोड 0 होगा, 1 मिनट के बाद 35, दूसरे मिनट में 70 और तीसरे मिनट में 105। इसी तरह से लोड बढ़ाया जाएगा जब तक इसमें क्रैक नहीं पड़ जाते हैं। तो अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। वाटर टू बी यूज फॉर द पेस्ट इज 0.25। मतलब कि जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट कर रहे हो उसमें जो आपको पानी की मात्रा इस्तेमाल करनी है वो क्वेश्चन में दे रखी है 0.25 P, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हुआ। अब हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये P क्या होता है। P बेसिकली पानी का प्रतिशत है। अब ये पानी का प्रतिशत आता कहाँ से है, हमें एक टेस्ट करना होता है जिसे बोलते हैं नॉर्मल कंसिस्टेंसी या मानक सघनता। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है। कंसिस्टेंसी समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, मान लीजिए आपने कोई सीमेंट और सैंड का सैंपल ले रखा है। अब आप इसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, सीमेंट पेस्ट में जितना ज़्यादा पानी होगा उसकी कंसिस्टेंसी उतनी अधिक होती जाएगी। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी फ्लूइडिटी या उसकी तरलता को प्रदर्शित करती है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही वो तरल होता जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है भाई हम क्यों निकालते हैं। सीमेंट के लगभग जितने भी टेस्ट होते हैं उन सभी में आपको पानी मिलाने की आवश्यकता होती है, तभी उन पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पानी मिलाना कितना है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट आपको एक आइडिया देता है कि आपको इतना पानी मिलाना है। अब जब आपको पानी का प्रतिशत P मिल गया तो
बाकी सारे जितने भी टेस्ट हैं वो इस P पर डिपेंड करते हैं। जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है P/4+3%। इनिशियल सेटिंग टाइम या प्रारंभिक जमाव काल 0.85 P%। फाइनल सेटिंग टाइम अंतिम जमाव काल 0.85 P। साउंडनेस टेस्ट या निर्दोषता परीक्षण 0.78 P%। और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट या तनन सामर्थ्य परीक्षण P/5+2.5%। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। थोड़ा हम आगे और डिटेल में जाते हैं। मान लीजिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करके पानी का प्रतिशत आया 28%, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट के लिए आपको कितने पानी के प्रतिशत की ज़रूरत होगी? P/4+3 मतलब 28/4+3 बराबर 10%। इसी तरीके से आप इनिशियल सेटिंग टाइम के फॉर्मूले में P की जगह 28 रख दीजिए तो आपको इसका प्रतिशत मिल जाएगा। इसी तरीके से साउंडनेस टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए भी आप ये निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के बारे में बात करें तो यदि आप 100 ग्राम सीमेंट सैंड पेस्ट लेते हो तो उसमें आपको 10% पानी मिलाना पड़ेगा। यदि आपको प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण करना है तो यदि आप 100 ग्राम सीमेंट लेते हो तो उसमें 23.8% पानी मिलाना पड़ेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट किया कैसे जाता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए आपको विकेट्स एपरेटस का इस्तेमाल करना होगा और इसी पॉइंट पर इस क्वेश्चन का तीसरा स्टेटमेंट बेस्ड है। आप देख सकते हैं तीसरे स्टेटमेंट में दिया गया है नॉर्मल कंसिस्टेंसी या साधारण सघनता के लिए ले शैटलियर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए विकेट सेपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका विकेट सेपरेटस है। इसमें एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है, मतलब एक कंटेनर होता है जिसका आकार सिलेंडर या बेलन के शेप का होता है, जो कि खाली होता है। इसमें आप क्या करते हैं, सीमेंट और वाटर का पेस्ट रखा जाता है। लगभग 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं और शुरुआत में अंदाजन 24% पानी लेते हैं। 400 ग्राम का 24% कितना हुआ? 96 ग्राम। फिर इन दोनों को 3-4 मिनट तक मिलाकर इस मोल्ड में भरा जाता है। इस मोल्ड को जब पूरी तरह से भरकर उसकी सतह को समतल करने के बाद हम इसे एक प्लंजर के नीचे लेके आते हैं। इस प्लंजर का डायमीटर 10 मिलीमीटर होता है और इसके ऊपर 300 ग्राम का भार रखा जाता है। तो शुरुआत में क्या करते हैं, ये जो प्लंजर होता है ये सीमेंट पेस्ट की सतह को जस्ट छूता है और हम इसे अचानक से छोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप इस प्लंजर को या भेदक को छोड़ोगे तो ये सीमेंट पेस्ट के अंदर चला जाएगा। मान लीजिए प्लंजर का निचला तल विकेट्स एपरेटस के तल से 5 से 7 मिलीमीटर की दूरी पर जाकर रुक जाता है, तो यहीं पर हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा। पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सीमेंट पेस्ट में इतना पानी होता नहीं कि प्लंजर नीचे तक चला जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर दोबारा से इसको दोहराते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, वाटर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जैसे पिछली बार हमने 24% लिया था, अब की बार हमने 26% लिया। फिर वही पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब फिर दोबारा से जब इस प्लंजर को छोड़ा जाएगा तो ये और नीचे तक आएगा। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक इन दोनों के जो तल हैं उनके बीच में दूरी 5 से 7 मिलीमीटर नहीं हो जाती। तो ये था हमारा विकेट्स एपरेटस। अब हम आते हैं, ये जो इन्होंने बात कर रखी है ली शैटलियर एपरेटस की, इसका क्या मतलब है। ये जो ली शैटलियर एपरेटस होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का मतलब होता है निर्दोषता परीक्षण। अब ये निर्दोषता परीक्षण क्या होता है, जब भी सीमेंट में पानी मिलाते हैं, क्योंकि सीमेंट में होता है चूना, जो साधारण चूना होता है उसे अगर पानी में मिला दिया जाए तो उसका आकार अपने से 1.5 गुना 2.5 गुना तक बढ़ जाता है। सीमेंट में लगभग 60 से 70% तक तो चूना ही होता है। तो जब भी सीमेंट में आप पानी मिलाओगे तो होगा क्या, सीमेंट में पानी मिलाने से उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सीमेंट का आयतन बढ़ रहा है तो उसमें क्रैक पड़ जाती हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो सीमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसके आयतन में ज़्यादा परिवर्तन ना आए। तो इसलिए क्या किया जाता है, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं। तो उसमें आप जो क्यूब्स बनाते हो उन्हें 2 परतों में संघनित किया जाता है या कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिसमें हर परत को कंपन के द्वारा, जो कंपन मशीन होती है उसके द्वारा संघनित किया जाता है। ये बात सही है। आप जो भी क्यूब बना रहे हो सीमेंट का, उसको आप 2 परतों में बनाओगे और इसे वाइब्रेट करोगे किसके द्वारा, मशीन के द्वारा।
आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि मशीन किस तरीके की होती है। एक मोटर होती है, यहाँ पर आपका मोल्ड रखा होता है, इस मोटर के थ्रू ये मोल्ड वाइब्रेट होता है। तो अब हम आते हैं लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो लो हीट सीमेंट या कम ऊष्मा सीमेंट, ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा? सबसे पहली बात, ये ऊष्मा जो हीट है वो कहाँ से आती है? जब भी सीमेंट में आप पानी मिलाते हैं तो हाइड्रेशन क्रिया होती है या जलाभियोजन क्रिया उसे कहा जाता है। तो इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है। अब ये ऊष्मा ही कहाँ से? आप जानते हैं सीमेंट में 60 से 70% क्या होता है? लाइम होता है। और लाइम, चूने को जब भी पानी में मिलाया जाता है तो बहुत हाई मात्रा में, उच्च मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट 4 यौगिकों से मिलकर बना होता है। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। C3S, C2S, C3A, C4F। C3S हो गया ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। अब आप देखिए C3S की वजह से 500 जूल प्रति ग्राम ऊष्मा निकलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 ग्राम C3S 500 जूल एनर्जी पैदा करेगा। जूल का क्या मतलब होता है वो भी हम देखेंगे। C2S 260 जूल पर ग्राम, C3A 865 जूल पर ग्राम और C4AF 420 जूल पर ग्राम। ये सभी एग्जाम्स में आ चुकी हैं कि किस यौगिक से कितनी ऊर्जा निकलती है। यदि हमें लो हीट सीमेंट बनाना है तो हमें उन यौगिकों की मात्रा कम करनी पड़ेगी जिनसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। जैसे C3S 500 जूल पर ग्राम ऊष्मा निकल रही है, C3A 865 ग्राम ऊष्मा निकल रही है। तो हमें C3S को कम करना पड़ेगा और C3A को भी कम करना पड़ेगा, तो हमारा लो हीट सीमेंट बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका जूल का क्या मतलब होता है। जूल, अगर हम पानी की बात करें तो यदि 1 किलोग्राम पानी का तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें? 4200 जूल। तो अगर 8 ग्राम C3S हुआ तो लगभग 4000 जूल हो जाएगा, जिससे पानी का तापमान कितना बढ़ जाएगा? लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से। अब बात आती है कि चलो हमने C3S की मात्रा कम कर दी, C3A की मात्रा कम कर दी, तो इससे दिक्कत क्या होगी? आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो C3S और C2S हैं ये दोनों सामर्थ्य या स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, और C3A और C4F ये दोनों सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो C3S और जो C2S है, इसमें जो C3S होता है वो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो सीमेंट में स्ट्रेंथ 0 डे से लेके 28वें दिन तक आती है वो C3S की वजह से होती है, और C3A आपका सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप C3S की मात्रा कम कर देते हैं तो प्रारंभिक समय में सामर्थ्य कम पैदा होगा, और अगर C3A की भी मात्रा कम कर देते हैं तो ये जल्दी से सेट नहीं हो पाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेटमेंट में। इसमें लिखा हुआ है कि लो हीट सीमेंट जल्दी से सेट होता है। भाई क्यों जल्दी से सेट होगा? क्योंकि जल्दी से सेट होने वाला जो यौगिक है वो आपने कम कर दिया, जो जल्दी से सामर्थ्य देता है वो भी आपने कम कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और अगर आप इसके आंसर्स देखें तो इन 5 स्टेटमेंट में कोई 2 गलत हैं, जिसमें हमने पहले का पता लगा लिया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। इस क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम पर बेस्ड है। हमें समझना पड़ेगा इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का क्या मतलब होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब प्रारंभिक जमाव काल, फाइनल सेटिंग टाइम मतलब अंतिम जमाव काल। इनिशियल सेट होने के बाद मतलब 30 मिनट होने के बाद उसकी प्लास्टिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाकर नहीं ले जा सकते। जो उसमें तरलता थी वो अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद आता है फाइनल सेटिंग टाइम। 10 घंटे के अंदर सीमेंट एक कठोर पदार्थ में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन ये इनकी टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। टेक्निकल डेफिनेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इन दोनों टेस्ट को किस तरह से किया जाता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम से पहले आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सबसे पहले किया जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, और उसकी कंटिन्यूएशन में फिर फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है। ये एग्जाम में हज़ारों बार पूछा जा चुका है कि इनिशियल सेटिंग टाइम से पहले कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सा किया जाता है, ऐसा क्या है, कोई सा कभी भी कर लो, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए पानी की प्रतिशत कितना है। तो जब आप कंसिस्टेंसी टेस्ट करोगे तो आपको पानी का प्रतिशत P मिलेगा, और लगभग उसका जो 85% है 0.85 P
से आप इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करोगे और उसी की कंटिन्यूशन में फाइनल सेटिंग टाइम किया जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे होता है। हम फिर दोबारा से वही मोल्ड लेते हैं जिसमें आपने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया था। लगभग 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, उसमें 0.85 पी प्रतिशत पानी मिलाया जाएगा। इस सीमेंट पेस्ट को अच्छे से मिलाकर इस मोल्ड में भरा जाता है। यहाँ पर एक नीडल का मतलब एक सुई होती है जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है। इस तरीके का क्रॉस सेक्शन होगा। अगर मैं क्रॉस सेक्शन बड़ा करके दिखाऊं तो 1 mm बाई 1 mm इसकी भुजा होती है और इस पर वजन होता है 300 ग्राम। आप इस नीडल को इसकी सतह पर रखेंगे और फिर इसे अचानक से छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि प्रारंभिक समय में सीमेंट गीला है, इस वजह से ये नीडल नीचे तक आकर टिक जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सीमेंट पेस्ट क्योंकि सेट होता जा रहा है, इस वजह से नीडल इसे पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और एक समय ऐसा आएगा जो कि होता है 30 मिनट का समय, जब वो जो नीडल है इसकी तली से 5 से 7 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रह जाएगी। वही टाइम शुरुआत करने से अब तक का समय ही इनिशियल सेटिंग टाइम माना जाता है। समय की गणना तब से स्टार्ट करते हैं जब से आपने सीमेंट में पानी मिलाया था। तो ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है लगभग 30 मिनट। तो टेक्निकल डेफिनेशन यही कहती है कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद कितना समय लगा जब तक नीडल तली से 5 से 7 mm तक रह जा रही है। यही इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। तो अब हम देखते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट किस तरह से किया जाता है ताकि हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को समझ सके। ये मैंने वही कंटेनर या कटोरी बना रखी है पर इसका साइज़ मैंने बड़ा करके दिखा रखा है। यहाँ पर हम नीडल इस्तेमाल करने की जगह हम यहाँ पर एनुलर कॉलर इस्तेमाल करते हैं। एनुलर का मतलब होता है वृत्ताकार या गोलाकार, और कॉलर ये जो नीडल है इस पर आपने जो एक्स्ट्रा मटेरियल लगा रखा है ये एक कॉलर होता है। जिस कंटेनर पर या कटोरी पर आपने सीमेंट पेस्ट भर के इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट किया था उसी को ही हम इसमें फाइनल सेटिंग टाइम में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्या किया जाता है, ये जो नीडल होती है, जो एनुलर कॉलर होता है, इसको इसकी सतह पर ऐसे छोड़ा जाता है। तो जैसे ही आप इसे छोड़ोगे तो ये यहाँ पर इम्प्रेशन मतलब इसकी छाप पड़ेगी। यहाँ पर इसकी छाप पड़ती है इस तरीके से। ये जो बीच की जो नीडल है ये इस तरीके का छाप या इम्प्रेशन छोड़ेगी और ये जो बाहर का जो कॉलर है वो इस तरीके का छाप छोड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे सीमेंट सेट होता चला जाएगा टाइम के साथ ये इसकी जो ऊपर वाली सतह है वो सख्त होती चली जाएगी या हार्ड होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके ऊपर ये इम्प्रेशन बनाना बंद कर देगी और सिर्फ इम्प्रेशन किसका होगा, नीडल का इम्प्रेशन होगा। तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद वो समय जब एनुलर कॉलर का सिर्फ जो नीडल वाला हिस्सा है वो सीमेंट पे छाप छोड़े और जो कॉलर वाला हिस्सा है वो छाप छोड़ना बंद कर दे, उसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। और यही फाइनल सेटिंग टाइम की टेक्निकल डेफिनेशन है और कोई डेफिनेशन इसमें नहीं चलती कि फाइनली सेट हो गया है या कठोर हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं उन दो पॉइंट्स पे। अब देखते हैं क्या हम उन दोनों पॉइंट्स को कर पाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की स्ट्रेंथ या सामर्थ्य को निर्धारित करता है। अब ये बात गलत हो जाती है। किस तरीके से, ये एक मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई और ये नीचे मैंने फॉर्म वर्क लगा रखा है। फॉर्म वर्क का मतलब होता है फर्माबंदी। सीमेंट कंक्रीट का जब भी काम किया जाता है तो आकार देने के लिए जो बाहर से तख्ताबंदी की जाती है या फर्माबंदी की जाती है उसे हम फॉर्म वर्क कहते हैं। अब मान लीजिए आपने सीमेंट कंक्रीट या सीमेंट डाले हुए आपको 10 घंटे हुए हैं और 10 घंटे में आपने ये फॉर्म वर्क यहाँ से हटा दिया। तो जैसे ही आप ये फॉर्म वर्क हटाएंगे तो ये जो कंक्रीट है ये बीम आपकी इस तरह से ढह जाएगी या नीचे की तरफ ये आ जाएगी, इसमें क्रैक पैदा हो जाएंगे और ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे के अंदर कंक्रीट में इतना सामर्थ्य नहीं आता कि वो अपना भी भार अच्छे से झेल सके। तो जो फाइनल सेटिंग टाइम हुआ वो सामर्थ्य को तय नहीं करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। अब हम आते हैं तीसरे स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का सेटिंग समय 30 मिनट होता है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा क्या ये बात सही है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात, ये पोज़ोलाना क्या है। पोज़ोलाना ये जो देश है इटली, उसमें एक जगह है वेसुवियस, वहाँ पर एक ज्वालामुखी है
उस ज्वालामुखी से निकलने वाली राख को पोज़ोलाना कहा जाता है। मतलब ये जो सीमेंट का नाम है उस राख के बेसिस पे है। ज्वालामुखी पूरे दुनिया में कहीं भी हो, वहाँ से जो राख निकलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी नेचुरल। और फ्लाई ऐश, बर्न्ड क्ले और शेल। फ्लाई ऐश ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूँ। फ्लाई ऐश होती है जो थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट मतलब कि वो पावर प्लांट जो कि कोयले को जलाने से बिजली पैदा करते हैं, उनसे जो राख निकलती है, उनकी चिमनी में से जो राख निकलती है उसे फ्लाई ऐश कहते हैं। बर्न्ड क्ले मतलब जो क्ले मिट्टी, यदि उसे जला दिया जाए तो उसका भी आप इस्तेमाल पोज़ोलाना की तरह कर सकते हैं। और शेल ये एक सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान होती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे पहली बात आती है कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को बनाया कैसे जाता है। फिर से सीमेंट बनाने की प्रोसेस को जाते हैं। रॉ मटेरियल जितने भी हैं सीमेंट को बनाने के, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना जितना भी था वो सब आपने लिया, वो फर्नेस में डाला 1500 डिग्री सेल्सियस तक, फिर आपके सीमेंट क्लिंकर बने। यहाँ पर हम फ्लाई ऐश को ऐड करते हैं। फ्लाई ऐश या पोज़ोलाना कुछ भी कह दीजिए, हम यहाँ पर उसे ऐड करेंगे। और कितना ऐड किया जाता है? 10 से 30% तक इसे ऐड किया जाता है। अब सीमेंट क्लिंकर और फ्लाई ऐश को पीसा जाता है तो वहाँ से आपका क्या बनता है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, तो अगर आप पोज़ोलाना ऐड कर रहे हैं तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कहते हैं, और अगर आप फ्लाई ऐश ऐड कर रहे हैं तो आपका फ्लाई ऐश सीमेंट बन जाता है। लगभग मतलब दोनों का सेम ही होता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसका सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, मतलब सीमेंट का 10 से 30% भाग फ्लाई ऐश ने ले लिया है, इसलिए सीमेंट की बचत हो गई। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का एक गुण मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। इनकी कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी खुद की नहीं होती। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर आप पोज़ोलाना और सैंड और पानी को मिलाएं और आप सोचें कि ये सीमेंट की तरह काम करने लगेगा, ये सेट होने लगेगा, या इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या ऐसा कुछ आने लगेगा, कुछ नहीं होगा। ये आपका ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। और यदि आप सीमेंट के साथ पोज़ोलाना इस्तेमाल करते हैं 10 से 30% सीमेंट के भार के अनुसार, और उसमें सैंड और पानी मिलाते हैं, तो ये पूरी तरह से सीमेंट का काम करता है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होता है, सब कुछ होता है। इसके जो गुण होते हैं वो ओपीसी सीमेंट के गुणों से भी अच्छे हो जाते हैं कुछ मायनों में। और दूसरी बात इसमें आपको ये याद रखनी है कि ऐसा होता क्यों है। मतलब जिन यौगिकों से पोज़ोलाना मिलकर बना है और जिन यौगिकों से सीमेंट मिलकर बना है वो लगभग समान होते हैं। तो जब आपने उन दो पदार्थों को मिला दिया जिनके गुण समान हैं, जो कि लगभग सेम पदार्थों से मिलकर बने हैं, तो फिर ये एक दूसरे के साथ मिलकर सीमेंट की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको ज़रूर एग्जाम में मिलने वाला है, चाहे एसएससी हो, चाहे ईएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीमेंट्स के बारे में जिनका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमें ज़रूर पता होना चाहिए, और ये याद रखना आसान भी है। सबसे पहला आता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा होता है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तीसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या तीव्र कठोरी सीमेंट भी इसे बोलते हैं। चौथा है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब वो सीमेंट जो सल्फेट का प्रतिरोध करता है। पांचवा आता है आपका पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इस सीमेंट को बनाने में स्लैग का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लोहे की मैन्युफैक्चरिंग में प्राप्त होता है। छठा है सुपर सल्फेटेड पोर्टलैंड सीमेंट, ये सल्फेट का बहुत अधिक प्रतिरोध करता है। सातवां है लो हीट सीमेंट, मतलब कम ऊष्मा सीमेंट। और आठवां है HAC, मतलब हाई एल्यूमिना सीमेंट, उच्च एल्यूमिना सीमेंट। इसमें एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। तो आप इन सभी में देख सकते हैं कि पहले से लेके 6 तक सबका इनिशियल टाइम OPC सीमेंट के बराबर है और फाइनल सेटिंग टाइम भी OPC सीमेंट के बराबर है। OPC सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट या उससे ज़्यादा होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे या उससे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम या अधिकतम वैल्यू है। तो यही इनिशियल सेटिंग टाइम OPC, PPC, RSC, SRPC और PSC, SSPC के लिए हैं। ये सभी आपको इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क आता है लो हीट सीमेंट में, जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये लो हीट सीमेंट है, इसमें जो हाइड्रेशन क्रिया होती है वो धीरे होती है, इस वजह से इसका जो सेटिंग टाइम है बढ़ जाता है। आठवां आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये पोर्टलैंड सीमेंट से अलग कैटेगरी का सीमेंट होता है। ये बस आपको याद रखना है कि इनिशियल सेटिंग टाइम इतना और फाइनल सेटिंग टाइम इतना। बाकी के जो 2 इंपॉर्टेंट सीमेंट है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है क्विक सेटिंग सीमेंट। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम सिर्फ 5 मिनट होता है
और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था। क्विक सेटिंग सीमेंट में जिप्सम की मात्रा कम कर दी जाती है। आप जानते हैं सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है ताकि सेटिंग टाइम उसका बढ़ जाए, क्योंकि आपने जिप्सम की मात्रा कम कर दी है। इसलिए क्विक सेटिंग सीमेंट की सेटिंग 30 मिनट से घटकर पहुंच जाती है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग घटकर पहुंच जाती है 30 मिनट। इसके बाद आता है मेसनरी सीमेंट। मेसनरी सीमेंट ये मेसनरी या चिनाई के कामों में इस्तेमाल होता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 90 मिनट से ज़्यादा और इसका अंतिम जमाव काल या फाइनल सेटिंग टाइम 24 घंटे से कम होता है। तो इस तरह से तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। पोर्टलैंड पोज़ोलाना का प्रारंभिक सेटिंग समय 30 मिनट है, ये हमने समझ लिया है। अब आप चौथा स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या लिखा है, एयर इंड्यूस सेटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन स्टोर अंडर डैम्प कंडीशंस। अब ये बात सही है, अगर आपने कोई सीमेंट का बैग है या सीमेंट का कट्टा या बोरी है, उसे आपने सीलन वाली जगह पर स्टोर कर रखा है या रखा है, तो पानी से जो मॉइस्चर है वो सीमेंट में आ जाएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, सीमेंट को बनाने के लिए इन सभी कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्कली क्षारीय तत्व और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन सभी को आप एक जगह इकट्ठा करते हो, फिर उन्हें भरनेस या भट्टी में रखा जाता है और टेम्परेचर रखा जाता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होता है, आपका सीमेंट बनता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो लाइम है ये आपका मिलता है लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर। लाइम स्टोन का बेसिक फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप क्या कर रहे हो, इस बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे बोलते हैं हम क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब होता है अनबुझा चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड की एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि जब भी इसमें पानी मिलाया जाए तो ये स्लेक्ड हो जाता है या बुझ जाता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। का जो सीमेंट है वो 60 से 70% तक कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है। तो इस सीमेंट में नेचुरल टेंडेंसी या एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो पानी को अवशोषित करे। इस वजह से जब भी सीमेंट का जो कट्टा या बैग होता है उसको मॉइस्चर वाले स्थान पर या सीलन युक्त स्थान में रखा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड उस मॉइस्चर को ग्रहण कर लेता है और यहाँ पर सीमेंट के छोटे छोटे ढेले या पत्थर से बन जाते हैं। अब हम आते हैं आखिरी स्टेटमेंट पे। इसमें दिया गया है एडिशन ऑफ जिप्सम रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम। इसका मतलब जिप्सम को मिलाने से सीमेंट का जो जमाव काल है वो बढ़ जाता है। तो हमें सीमेंट की बनने की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सीमेंट के जितने भी रॉ मटेरियल उन्हें दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, कैलकेरियस जिसमें कैल्शियम होता है और आर्गिलेशियस जिसमें क्ले होता है। अब ये रॉ मटेरियल जो मैंने पहले लिखे थे उन सभी को आप एक जगह इकट्ठा करते हैं, फर्नेस में डालते हैं, वहाँ से सीमेंट क्लिंकर बनता है। सीमेंट क्लिंकर मतलब ये सीमेंट के इतने शेप के, इतने आकार के पत्थर होते हैं, इनको पीसने से आपका फाइनली सीमेंट मिल जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम जिप्सम मिलाएंगे या जिप्सम नहीं मिलाएंगे। पहले हम देखते हैं कि जिप्सम नहीं मिलाने पर क्या होता है। मान लीजिए आपने जिप्सम नहीं मिलाया तो सीमेंट में जो C3A होता है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा और क्विक सेटिंग को पैदा करेगा। ये सेटिंग होती है, मतलब आपने सीमेंट में पानी मिलाया और 5 मिनट में सीमेंट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिप्सम मिला देते हैं तो जिप्सम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के चारों तरफ एक ऐसी परत बना देता है जो कि पानी के साथ उसे रिएक्ट करने नहीं देती। तो इस वजह से क्या होता है, जो सेटिंग है वो बढ़ जाती है। तो जो आपका 5वां स्टेटमेंट है, जिप्सम को सीमेंट में मिलाने से जो सीमेंट का सेट होना है वो धीरे हो जाता है, मतलब जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन का पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, बाकी सब सही हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, 4th एंड 5th। अब हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन इंडिया के हर एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन इस तरीके से है, निम्न में से किस सीमेंट का इस्तेमाल मास कंक्रीटिंग वर्क या वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कंक्रीट को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो मास कंक्रीटिंग वर्क में इस्तेमाल किया जाता है लो हीट सीमेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इस लो हीट सीमेंट के बारे में। सबसे पहली बात आती है ये हीट का मतलब ऊष्मा, ये कहाँ से पैदा होती है। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो हीट पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीमेंट में 60 से 70% तक क्या होता है, लाइम, चूना, और चूने में जब भी आप पानी मिलाते हैं तो हीट निकलती है। ठीक है, तो अभी इस हीट से क्या दिक्कत पैदा होती है। मान लीजिए आप मास कॉन्क्रीटिंग मतलब अधिक मात्रा में कॉन्क्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे डैम जो बांध होता है उसकी दीवारें बहुत बड़ी होती हैं, तो अब इसमें होता क्या है, जो अंदर का हिस्सा होता है
क्योंकि हीट पैदा होगी, इस वजह से ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो बाहर का हिस्सा होता है, क्योंकि वो एयर के, हवा के या वाटर, पानी के संपर्क में रहता है, तो इस वजह से ये यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है, मतलब कि तापमान में अंतर पैदा हो जाता है। बाहर तापमान कम और अंदर तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो इस वजह से क्या पड़ जाती है, टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रैक्स। ठीक है, अब ये पड़ती कैसे हैं, जैसे कांच का गिलास होता है, उसमें अगर हम गर्म पानी अचानक से डाल दें तो उसमें टूट जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। तो सेम लगभग यही केस यहाँ पर है। इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा और डिटेल में। टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रैक को समझने के लिए हम इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने दो मटेरियल लिए हैं, एक लिया है एल्यूमिनियम और दूसरा लिया है इनवर। एल्यूमिनियम की खास बात ये होती है, अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो एल्यूमिनियम की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ये जो इनवर होता है, याद आया ये क्या हुआ करता था, इनवर वही मटेरियल है जिससे इनवर टेप बनाया जाता है, जो कि हम सर्वेइंग में इस्तेमाल करते हैं। इस मटेरियल की खास बात ये होती है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसकी लंबाई पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए एल्यूमिनियम और इनवर दोनों का तापमान मैं अगर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूँ तो एल्यूमिनियम की लंबाई बढ़ जाएगी और इनवर आपका ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा। अब हम एक काम करते हैं, हम एल्यूमिनियम का एक टायर लेते हैं और उसके ऊपर हम इनवर का एक टायर चढ़ा देते हैं। अब हम इनका तापमान बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है, तापमान पाने से एक्सपैंड करेगा, तो ये जो एल्यूमिनियम था जो कि लाल कलर से मैंने शो कर रहा है, ये आपका बढ़ के इतना हो जाएगा। और जो इनवर था, क्योंकि उसका तापमान पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इस वजह से उसमें क्रैक पैदा हो जाएंगी, क्योंकि एल्यूमिनियम एक्सपैंड करना चाह रहा है और इनवर वहीं का वहीं बने रहना चाह रहा है। तो ये जगह जगह से आपका टूट जाएगा, तभी एल्यूमिनियम आपका एक्सपैंड हो सकेगा। तो सेम काम कंक्रीट के साथ होता है। जो कंक्रीट की अंदर की सतह है वो एक्सपैंड करना चाहती है और कंक्रीट की बाहर की सतह जिस पर तापमान नॉर्मल रहता है वो ऐसी की ऐसे ही बना रहना चाहती है। तो इस वजह से क्रैक कहाँ पड़ते हैं, बाहर की तरफ पड़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि लो हीट सीमेंट को बनाया कैसे जाता है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं कि सीमेंट 4 यौगिकों से मिलकर बना होता है, C3H, C2S, C3 और C4AF, ठीक है। इसमें ये दोनों सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। C3H की वजह से इतनी ऊष्मा पैदा होती है, C2S की वजह से ये, C3 और C4AF की वजह से जितनी ऊष्मा पैदा होती है मैंने लिख रखा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा पैदा करने वाले 2 पदार्थ हैं, एक तो हो जाता है आपका C3S और सबसे ज़्यादा होने वाला है आपका C3A। तो यदि हमें लो हीट सीमेंट बनाना है तो OPC में अगर C3S की मात्रा कम कर दें और C3A की मात्रा कम कर दें तो लो हीट सीमेंट बन जाएगा। ये बात भी मैं बता चुका हूँ। इनिशियल सेटिंग टाइम 1 घंटा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होते हैं। इस टेबल में मैंने समय के साथ 2 सीमेंट के जो सामर्थ्य हैं उन्हें कंपेयर किया है। तो आप देख सकते हैं 3 दिन में OPC का सामर्थ्य LHC के सामर्थ्य से अधिक है, 7 दिन में OPC का कम है और LHC का ज़्यादा है और 28 दिन में दोनों का लगभग बराबर है। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं ये क्या प्रदर्शित करता है। ये शो करता है कि शुरुआत में जो सामर्थ्य है OPC में जल्दी आता है। ये ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने C3S की जो मात्रा है वो कम कर दी है और C3S आप जानते हैं रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए, मतलब प्रारंभिक सामर्थ्य के लिए। क्योंकि आपने इसे कम कर दिया इसलिए प्रारंभिक सामर्थ्य कम आ रहा है, तो इसी वजह से LHC का प्रारंभिक सामर्थ्य कम होता जा रहा है। लेकिन 28 दिन में जो सामर्थ्य है वो लगभग दोनों का बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने C2S की मात्रा को नहीं छेड़ा है और आप जानते हैं कि C2S जो होता है वो अंतिम सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इसकी मात्रा बराबर है तो लगभग दोनों का सामर्थ्य सेम हो जाता है। ये जो है इसका एक रीज़न ये भी है कि आपने C3A की मात्रा भी कम कर दी है, मतलब कि जो इसकी इनिशियल सेटिंग है वो भी धीरे होना शुरू हो जाएगी। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ, क्या आप इस टेबल को देख के ये बता सकते हो कि OPC का ग्रेड कौन सा है? थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप समझ सकते हो कि जो 28 दिन की स्ट्रेंथ है वही उसका ग्रेड होता है। तो OPC सीमेंट की 28 दिन की स्ट्रेंथ कितनी है, 33। तो ये OPC कितने ग्रेड का हुआ, 33 ग्रेड का हुआ। एक बात और मुझे इसमें आपको समझानी है, लो हीट सीमेंट, इसमें जो तेज रिएक्ट करने वाले पदार्थ हैं C3A और C3S, इन दोनों को आपने कम कर दिया है, स्ट्रेंथ गेन कम होगा। इसको कंपनसेट करने के लिए या इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है या विशिष्ट सतही क्षेत्रफल जो है उसे बढ़ा दिया जाता है। OPC सीमेंट का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है वो 225 मीटर स्क्वायर पर केजी है। ये पूछा भी ज़्यादा है, याद रखना है। लो हीट सीमेंट है, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 320 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। अब बात ये होती है कि भाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया से रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पदार्थ को आप जितना ज़्यादा तोड़ोगे
या उसको जितना ज़्यादा महीन बनाओगे उसकी उतनी ही सतह खुलती चली जाएंगी, जिस वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा और उस वजह से पानी को रिएक्ट करने के लिए और ज़्यादा जगह मिलेगी। मान लीजिए आप एक गिलास में पानी लेते हैं और इस गिलास में अगर आप एक चॉक डुबा देते हैं तो जो चॉक की सतह है वो पानी को अवशोषित करेगी या सोख लेगी, लेकिन अगर आप इस चॉक को पीस के डालते हैं तो लगभग ये सारा ही पानी पी जाएगी। तो हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि लो हीट सीमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है मास कंक्रीटिंग वर्क्स में। तो अब हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हैं। सबसे पहला ऑप्शन है OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है या जो जलायोजन ऊष्मा है वो लो हीट सीमेंट से ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ये हम जितने भी सीमेंट पढ़ते हैं उसमें सबसे तेज हार्ड होता है, कठोर होता है। इसका 1 दिन का सामर्थ्य है OPC सीमेंट के 28 दिन के सामर्थ्य के बराबर होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80% स्ट्रेंथ इसमें 1 दिन में आ जाती है। तो इसके लिए ये एक बहुत ही तेज रिएक्शन करने वाला सीमेंट होना चाहिए, इस वजह से इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन तो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात, एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, OPC का जो हाइड्रेशन होता है उससे तेज होता है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उससे तेज होता है हमारा एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और सबसे तेज होता है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तीसरा हम ये ऑप्शन लो हीट सीमेंट डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद आता है D पॉइंट पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सीमेंट में 10 से 30% पोज़ोलाना मिलाया जाता है तो हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट बनता है। अब क्योंकि आपने सीमेंट का एक हिस्सा हटाकर हमने पोज़ोलाना जोड़ा, इस वजह से इसका जो लाइम कंटेंट है या चूने की मात्रा है कैल्शियम ऑक्साइड वो हो जाता है कम, इसलिए जो केमिकल अटैक है वो भी कम हो जाएगा और इसलिए इसका इस्तेमाल मैरीन मतलब समुद्री कार्यों में किया जा सकता है। दूसरी बात, इसका जो स्ट्रेंथ गेन है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई कैल्शियम ऑक्साइड आपने कम कर दिया है। आप इसको भी इस्तेमाल करते हो मास कंक्रीटिंग वर्क में, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन हमारा यही रहेगा। मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इस ऑप्शन को टिक करते।